शुड वी स्टार्ट? जी, शुड वी स्टार्ट? चलें, बिल्कुल ठीक हो गया। तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन एंड देन आई विल बी starting the class. Akhtar Malik here from the other side. Been teaching since last 5 years. Alhamdulillah, and we have crossed more than 1300 plus success stories, the known success stories. और अभी रिसेंटली चूंकि काफ़ी सारी सीट्स अनाउंस हुई हैं इंक्लूडिंग पीरा, SDEO पीरा, उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पीरा। देन मेरे ख्याल से FBR की सीट्स अनाउंस हुई हैं, सब इंस्पेक्टर की, और साथ साथ में इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की भी सीट्स अनाउंस हुई हैं। तो ये 3-4 इकट्ठे सीट्स अनाउंस हुई हैं। आप इनके ऊपर अप्लाई करें, बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा। और पीरा की जो EO की सीट्स हैं ख़ास तौर पे, वो आपको फ्यूचर के अंदर उसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट हैं। जब आप SDEO प्रमोट हो जाएंगे कल को, तो आपके पास डबल के बंडाला और पूरी आपके पास तहसील होगी, और पूरी नफरी होगी 50-60 लोगों की, और उसमें आपके पास FIR देने की पावर होगी, और जो 5-6 शेड्यूल लॉज हैं वो उसके अंदर जो पीर एक्ट के अंदर दिए हुए हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे। सेम इज़ द केस विद FBR के पास अरेस्ट करने की पावर अब गवर्नमेंट ने उसको दे दी हुई है। और उसको भी आपने देखना है कि FBR के पास करंटली इस वक्त, जो रात मेरी एक दोस्त से बात हो रही, तो ही वाज टेलिंग मी, वो CSP, तो ही वाज टेलिंग मी कि हमारी जो सैलरीज हैं वो तकरीबन 4.5 लाख की एक फ्रेश ग्रेजुएट CSP ऑफिसर की पहुंच की हुई है, जो कि पहले कोई तकरीबन लाख से भी कम होती थी। तो राशिद लंगड़ियाल साहब हैं चेयरमैन FBR, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, और जो टारगेट्स पूरा करते हैं उन्हें 20 एक्स्ट्रा सैलरीज भी दी जाती हैं। तो FBR के अंदर इतना कुछ है। सेम इज़ द केस विद इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में आपके पर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इलेक्शन कमीशन रेलिवेंट तो तभी होता है जब आपके इलेक्शन सर पे होते हैं, या फिर कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं, या फिर जनरल इलेक्शंस या फिर बाई इलेक्शंस चल रहे होते हैं साथ साथ, तो उनकी अपनी न्यूजेंस फैली होती है। और कोशिश करें आप लोग लाजमी इस पे अप्लाई करें। और पीरा को आप लोगों ने नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं खुद भी पीरा के अंदर सर्व कर रहा हूँ, तो मुझे पीरा का फ्यूचर पता है। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है पीरा का फ्यूचर। आप लोगों ने इसी तरह FBR का भी बहुत ब्राइट है फ्यूचर। आपने इंस्पेक्टर FBR बनना है कल को प्रमोट होके सब इंस्पेक्टर से, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स आपने आगे जाना है, पूरी हिरारकी है उसकी। तो इन दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है? मतलब ये है कि कोई सीट मिस नहीं होनी चाहिए, और जिस सीट पे आप अप्लाई करने लगे आप कम से कम उसके ऊपर एक अच्छी और कंप्रीहेंसिव तैयारी के साथ ज़रूर जाएं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, फिर आप किसी किसी काम के नहीं हैं, मतलब फिर आप पीछे रह जाते हैं, फिर आप सिस्टम को ब्लेम करते रहते हैं। मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पता ही नहीं चलता, 5-6 महीने तैयारी करके उसके बाद फ़ौरन निकल जाते हैं वो। तो 7-7 8-8 महीने, इतनी जल्दी सक्सेस स्टोरीज ऐसे नहीं निकलती। पीरा की जॉब्स के लिए आप उनके PPSC के पोर्टल पे जाएं, मेरे पेज पे भी आपको नज़र आएंगी, और जो पीरा का जो अपना फेसबुक का पेज है उसके ऊपर भी आपको नज़र आएंगी पीरा की सीट्स। तो वो लाजमी आप अप्लाई करें। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट है। हमारा जो आज का जो सेशन होना है, बेसिकली ये कंप्रिहेंसिव होता है, और ये फॉर ऑल पेपर्स होता है, जितने भी आपके, चाहे वो FPSC है, PPSC है, इसके जितने भी वन पेपर एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इक्वली रेलिवेंट होता है। और पीरा के लिए शराइत कुछ होती हैं, लेकिन अभी पीरा में SDEOs की सीट्स आएंगी, तो वो भी आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करना है। वो तकरीबन महीने दो के बाद आ जाएंगी, शायद में भी कोई 100 एक सीटें आएंगी। और SDOs की सीटों का मतलब ये है कि आपके पास डबल के बंड डाला है, आपके पास ठीक ठाक बजटरी कंट्रोल आपके पास होता है, जिसमें आपने गवर्नमेंट का पैसा होता है, गवर्नमेंट के मकसद के लिए लगाना होता है। ठीक है जी, आपको आपके पास फ्यूल, उसके बाद आपके पास ऑफिस, आपके पास पूरी तहसील, आपके पास सारी नफरी। ठीक है जी, आपके आपके अंडर सब इंस्पेक्टर, आपके नीचे IO, EO, इन्फोर्समेंट ऑफिसर सारे आपके नीचे होते हैं। ठीक है, और प्रोसिक्यूटर भी, और उसके बाद सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर भी, सारे के सारे आपके कांस्टेबल, सार्जेंट, सीनियर सार्जेंट, सारे के सारे। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन आंसर मैं लास्ट में लूंगा। जो इन पेपर्स की एडवर्टीजमेंट होती है उसके ऊपर क्लियरली हर एक चीज़ लिखी होती है, लिहाजा उसकी हाइट, वेट, एज, सारा कुछ जो भी आपने पूछना है वो पहले ऐड को चेक करें। अगर वो आप
रेलिवेंट, उसको अगर आपको ऐड पे उस पे कोई नज़र नहीं आती कोई चीज़, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन पीरा की जॉब्स और एफबीआर की जॉब्स को आप लोगों ने नहीं छोड़ना। ये दो ऐसी जॉब्स हैं जो छोड़ने वाली ही नहीं है। देखें, एफबीआर को डील करते हैं। एफबीआर पूरी पाकिस्तान का क्या है? एफबीआर पाकिस्तान की पॉकेट है। ठीक है, वो आपको पैसा अर्न करके पाकिस्तान पूरे को फीड करता है एफबीआर। ठीक हो गया? तो आप उसी का हिस्सा बनेंगे, आपके पास अरेस्ट करने की पावर्स होगी एफबीआर वालों के पास। एफबीआर के पास हर चीज दुनिया जहान की चीज आ जाती है। ठीक है, आप हर बिजनेस को चेक कर सकते हैं, हर बिजनेस को सील करना, अरेस्ट करना, आपके पास पावर्स होती हैं जो आपके कानून के मुताबिक। आ, ये सारा कुछ। इसी तरह पीरा भी 5-6 शेड्यूल लॉज है, जिसमें एंटी इंक्रोचमेंट है, होर्डिंग है, उसके बाद प्राइस कंट्रोल आ जाती है, उसके बाद आपकी स्टेट लैंड रिट्रीवल है, जिसने स्टेट लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है, सारा कुछ। फिर पब्लिक न्यूजेंस, लैंड रेवेन्यू एक्ट है, टेनेंसी एक्ट है। तो ये सारे के सारे शुरू के अंदर वही हैं, बाद में पीरा के अंदर और बड़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। पीरा को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं अब हम। हमारा जो ये सेशन है, ये बेसिकली मेनली 10 सब्जेक्ट्स को मैं टारगेट करता होता हूँ। 10 सब्जेक्ट्स हम उसके अंदर कवर करते होते हैं। कौन कौन से हैं? एक, पूरी दुनिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, विच इंक्लूड्स 193 कंट्रीज। और पूरी दुनिया की जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पहले मैं बताता हूँ एक एक सब्जेक्ट करके, फिर उनकी डिटेल बताता हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडस इंडो पाक हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर साइंस और उर्दू। ये 10 सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने पढ़ाने होते हैं आप लोगों को। मेरा पढ़ाने का तरीका, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पड़ी होंगी, लर्न जी के विद अख्तर मलिक, वो आप देख सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा। जिसने जो ठीक समझता है वो ले ले, जो नहीं समझता वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है जी। जो पढ़ने वाला बच्चा है वही आएगा मेरे पास। जो नालायक या नहीं पढ़ते, मैं तो उनको नालायक समझता हूँ, जो अपने जुल्म, अपने फ्यूचर के साथ जुल्म करते हैं। उनको पता भी है कि अब हमने ग्रेजुएशन कर ली है, और रिश्तेदारों के ताने साने की बजाय और थोड़ा सा मोटिवेट होकर पढ़ लें। ठीक है जी, और कम से कम कोई नौकरी सिक्योर कर लें, कोई अच्छी जॉब स्टार्ट कर लें। एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती है, तो 17वें ग्रेड की कोई अच्छी सी एडमिनिस्ट्रेटिव सीट पे, 16वें ग्रेड की है, कोई 14वें ग्रेड की है, वहाँ से शुरू करें। लेकिन अप्लाई ज़रूर करें, पढ़ें ज़रूर। जो अगर नहीं पढ़ना आपने, प्लीज़ फिर मेरी क्लास में आने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको सारे मिलेंगे, आपको एलएमएस की एक्सेस होगी, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल होएगा। मेरे पास, मुझे फीसों की कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने इसीलिए सबसे कम फीस रखी है। 110, 15, 20 लेक्चर्स होते हैं, और वो भी डिटेल्ड, इतनी लेंथी। और मैं फीस वाला टीचर नहीं हूँ कि फीस के पीछे भागे और ये वो सारा कुछ। तो वो अगर जिसने नहीं पढ़ना, वो अभी से मेरी क्लास में स्किप कर जाए, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने अपना फ्यूचर ठीक करना है, सेट करना है, सक्सेस को अचीव करना है, वो मेरे पास रहे। मैं उसको 110% छोटी देता हूँ कि वो कामयाब होगा, और बिल्कुल होगा, अगर वो मेरे ठीक पैटर्न पे चलेगा, मेरे बताए हुए चीज़ों पे चलेगा, और मेरे पढ़े हुए को पढ़ेगा, पढ़ाए हुए को। देखिए, इस दफ़ा पीएमएस का रिजल्ट आपके सामने आया। मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए अपने स्टूडेंट्स के। 83.5 मार्क्स मेरे स्टूडेंट के पीएमएस के अंदर, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर 81 मार्क्स, फिर 78 मार्क्स। ठीक है। तो भाई, मेरे तो वो स्टूडेंट्स हैं, और वो जो मुझे मैसेज करके बता रहे होते हैं, जिनका मैं मैसेज का स्क्रीनशॉट लगा रहा होता हूँ विद देयर परमिशन। ठीक है जी। और उसमें आप लोगों को पता चल रहा था, अगर कोई बच्चा मेरे पीएमएस के पेपर में 83.5 मार्क्स ले रहा है, तो दूसरे पेपर्स में क्यों नहीं ले सकता? आप लोग क्यों नहीं ले सकते? सिर्फ एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ा यार, जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं उन्हीं में से पढ़ा, या हल्के फुल्के कोई 1-1.5 साल के कोई पास पेपर्स पढ़े होंगे, कोई 7-8-10 पास पेपर हार्डली पढ़े होंगे। उसके अलावा उनकी और कोई मेहनत नहीं होती। तो खैर, लेट्स बिगिन विद द टुडेज टॉपिक। मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे स्टूडेंट्स पीएमएस में अगर 83.5 मार्क्स ले सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते? दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि जो बच्चा पढ़ता है वही मेरे पास आए एडमिशन ले, जो नहीं पढ़ता उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो फीस भी अपनी रखे, मुझे कोई गर्ज नहीं है फीस वीसों की आपकी। ठीक है, मैं कोई आपको लारे शारे नहीं लगाता। आपको मेरा बरल पता है। आगे चलते हैं। जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं विद मैप्स आपको पढ़ाऊंगा, पूरी दुनिया का मैप ड्रा करूंगा, हर एक कॉन्टिनेंट का, साथ के साथ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का जब मैप शुरू करेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। वहां से मैं आपको शुरू करूंगा।
और उसके बाद प्राइम मेरिडियन लाइन इक्वेटर, यहाँ से मैं शुरू कराऊंगा कि अर्थ होती क्या है, अर्थ की रोटेशन रेवोल्यूशन क्या होती है। यहाँ से शुरू करके फिर जीएमटी बताऊंगा कि आपको कितने टाइम जोन्स हैं, और GMT+5 क्या चीज़ है, 5 घंटे पाकिस्तान का टाइम आगे क्यों है यूके से, इसके पीछे क्या वजूहत है, पढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के ऊपर। बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के अंदर आ जाती है जी आपकी बे, गल्फ, बाइट, स्ट्रेट। अच्छा, जितने भी आपके स्ट्रेट्स हैं, गल्फ है, बे है, बाइट है, क्रीक्स हैं, ये सारी की सारी आपकी आ जाती हैं। इसी तरह से ग्लेशियर्स हैं, इसी तरह से आइलैंड्स हैं, इसी तरह से आपके माउंटेन्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके डेजर्ट्स हो गए, फिर उसके बाद आपके रिवर्स वगैरह हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके रेनफॉल्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो लेक्स, पासेस, माउंटेन्स, जितना भी पूरी दुनिया के अंदर ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें लेक्स, डेजर्ट्स, ओशंस, सीज, माउंटेन्स, स्ट्रेट, आइलैंड, बे, गल्फ, बाइट, क्रीक्स, ये सारा कुछ मैं आपको पूरी दुनिया के पढ़ाऊंगा। जैसे क्रीक्स की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रीक, छोटी क्रीक, पहली 10 क्रीक कौन सी हैं। अगर मैं डेजर्ट्स पढ़ा रहा हूँ तो पुराना डेजर्ट दुनिया का कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया में कितने डेजर्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर कितने हैं। उसके बाद पहले दुनिया के टॉप 10 जो बड़े डेजर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या खसूसियात है, उनकी ज्योग्राफी कहाँ कहाँ पे वो पाए जाते हैं, सारा कुछ। तो इस तरीके से जब हम चीज़ों को पकड़ते हैं तो फिर कब की क्लैरिटी होती है। उसके बाद दुनिया के डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हम पढ़ेंगे, वो सारा कुछ पढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा आगे। ड्यूरेशन ऑफ सेशन इज हार्डली 90 डेज। 90 डेज से पहले पहले आपका हो जाता है क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। उसके बाद ये मेरा सेशन ना थोड़ा सा लंबा होता है। मैं वो नहीं हूँ जो 40 दिन पढ़ा के आपको कहूँ जी अल्लाह अल्लाह खैर सलाम अस्सलाम वालेकुम जी, 20-25 क्लासेस पढ़ा के और नोट्स पढ़ा कर। नोट्स मैं नहीं देता, मेरे पास होते ही नहीं है अपने नोट्स, ना मैं नोट्स मैं बनाता हूँ खुद। आई डोंट हैव एनी नोट्स, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। मेरे वही लेक्चर जो मैं आपको नोट करवाऊंगा, मेरे वही नोट्स होंगे, वो आपने खुद बनाने हैं। जो बच्चा खुद नोट्स नहीं बनाएगा वो कभी कामयाब नहीं होता। दूसरे के नोट्स पे आप पढ़ेंगे आप कभी कामयाब नहीं होंगे, ये बात मेरी लिख के याद कर लें। इसी तरह से ज्योग्राफी के ऊपर आते हैं तो पाकिस्तान, उसके बाद फिर मैं आपको एशिया की हिस्ट्री बताऊंगा। एशिया की, अगर मैं एशिया का आपको मैप पढ़ा रहा हूँ, फिर एशिया का पूरा मैप मैं ड्रॉ करूंगा। मैं आप लोगों से भी एशिया का पूरा मैप ड्रॉ करवाऊंगा। वो करके उसके बाद फिर मैं उसको डिवाइड करूंगा कि एशिया के पार्ट्स कितने, सेंट्रल एशिया एक साइड, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ ऊपर नॉर्थ एशिया, नीचे साउथ एशिया। ये सारे के सारे फिर साउथ के अंदर कितने कंट्रीज हैं, नॉर्थ में कितने कंट्रीज हैं, ईस्ट में कितने हैं, वेस्ट में कितने हैं। फिर हर कंट्री की, लेट्स सपोज इफ आई एम टीचिंग यू द चाइना, ज्योग्राफी ऑफ चाइना, चाइना के नाम क्या है पूरा, चाइना कब बना, चाइना ने कब इंडिपेंडेंस ली, चाइना की करेंसी, चाइना का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, वहाँ पे पार्लिमानी सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल है, उनकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल पीपल कांग्रेस, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसके मेंबर्स क्या हैं, उसकी क्या फॉर्मेशन होती है, वो चाइनीज गवर्न किस तरह करती है ये गवर्नमेंट। उसके बाद फिर चाइना के फेमस ड्राई पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, वो पढ़ा के फिर चाइना के लेक्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, अच्छा ग्लेशियर्स, पासेस, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, डिस्प्यूटेड रीजन जितने भी हैं चाइना के साथ, जितने भी सी लगते हैं वो सारे के सारे, चाइना के छोटे बड़े डैम्स, बड़े बड़े डैम्स, वो सारे के सारे। फिर चाइना जिन चीज़ों में एक्सेल कर गया हुआ है, जो चीज़ें सबसे पहले चाइनीज़ ने बनाई हैं, जैसे कागज़ है, पेपर, करेंसी पेपर जिसको बोलते हैं आप, ये सबसे पहले चाइनीज़ की इन्वेंशन है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं चाइनीज़ की इन्वेंशन। चाय आप देख लें, चाय की पत्ती, वो चाइनीज़ की इन्वेंशन, ये सबसे पहले वो उन्होंने क्या क्या बनाई। फिर सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की प्रोडक्शन चाइना के अंदर की जाती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें चाइना के चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं चाइना के अंदर। वो बता के उसके बाद फिर चाइना के हालात, मौजूदा उसके जो ऑन गोइंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो। ठीक है, चाइना के करंट मौजूदा रिजीम में कौन कौन लोग हैं, चाइना ने अपने आप को पॉवर्टी से कैसे निकाला, डेंग जियोपोंग कौन था, ये वो छोटी बड़ी डिटेल जितनी भी है उस कंट्री की। इसके बाद जैसे चाइना है, और चाइना जैसे अगर हम आसियान कंट्रीज पढ़ रहे हैं तो उस रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको बताऊंगा। फिर आसियान के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के लिस्ट बना के मैं आपको बताऊंगा। साउथ ईस्ट एशियन नेशन जितने भी हैं, फिलीपीन, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई। ठीक है जी, उसके बाद आपका भी ये बर्मा हो गया, फिर सिंगापुर हो गया, फिर मलेशिया आपका हो गया।
ठीक है जी, और लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, ईस्ट तिमोर हो गया, ठीक है जी, ये सारे के सारे, थाईलैंड वगैरह हो गया, फिलीपीन शिलीपीन, ये सारे के सारे कंट्रीज मैं आपको एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ाऊंगा, इनकी इनकी हिस्ट्री और इनकी ये सारी चीज़ें, ड्राई पोर्ट, सी पोर्ट्स, करेंसी, एजेंसीज का नाम, ये ठीक है जी, ये सारी की सारी एयरलाइंस का नाम क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आप तक आ जाएगी। उनके डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, उनके हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं अभी आजकल, चाइना ताइवान की जंग, जंग तो नहीं कह सकते लेकिन उनके हालात बड़े टफ चल रहे हैं। अमेरिका ने F-35 भिजवा दिए, अभी फिलीपीन के अंदर भिजवा दिए उसने, तो एक्सरसाइज के नाम पे एक वो है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे उनके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, खास तौर पे ईस्ट साउथ चाइना सी के अंदर चल रहे हैं, येलो सी के अंदर चल रहे हैं, ये चलते रहते हैं। वो सारी की सारी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। देन इस तरह पूरे के पूरे एशिया की मैं हर कंट्री की डिटेल में आपको बताऊंगा। जब वो सारी की सारी बता के फिर पाकिस्तान के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर होएगा, पाकिस्तान की पूरी ज्योग्राफी के ऊपर। वो 2 घंटे से ऊपर का लेक्चर होता है, उसमें पाकिस्तान की रोड से लेकर पाकिस्तान के सारे माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, एक एक चीज़ पाकिस्तान की उसमें मैं डिस्कस करता होता हूँ, ग्लेशियर्स, पासेस, एवरीथिंग विद मैप, पाकिस्तान का पूरा मैप, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस जगह पे क्या पड़ा है, इस जगह पे क्या पड़ा है, इस जगह पे क्या पड़ा है, पाकिस्तान में इस जगह पे क्या पड़ा है। एशिया का मैप पढ़ा के फिर मैं आपको यूरोप पे लेके जाता होता हूँ। यूरोप में हम क्या क्या पढ़ते होते हैं, यूरोप के अंदर हम पढ़ते हैं, यूरोप के अंदर जो मेन चीज़ें हैं, यूरोप की हिस्ट्री, मैग्ना कार्टा से शुरू करके, उससे पहले तो फारिग था ना यूरोप, मैग्ना कार्टा से शुरू करते हैं हम, फिर रेनेसां उसको पढ़ते हैं, फिर इनलाइटनमेंट का पीरियड आता है, फिर यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, फिर जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गई, उसके बाद आपकी रशियन रेवोल्यूशन, उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, फिर जो आपकी बाद में यूरोपियन यूनियन खैर बाद में बनी है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, लीग ऑफ नेशंस, ये सारा कुछ पढ़ा के। देखें, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म जो था ये पूरी दुनिया के अंदर ये यही थे यूरोपियंस, चाहे वो यूके के थे, चाहे स्पेनिश थे, ब्रिटिशर्स थे, या फिर पुर्तगीज थे, डच, इन लोगों ने रूल किया। इनकी जो रूलरशिप है वो ख़त्म हुई है 1945, 1946, 1940, मतलब 1950 से पहले पहले इनकी पूरी दुनिया के अंदर से रूलरशिप जो है वो ख़त्म हुई है। ये जो ब्रिटिशर्स थे आपके, या जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म था, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोल्ड वॉर कैसे चली है, यूएन कैसे बनी, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन की रेस किस तरह से स्टार्ट हुई, फिर अलाइंसेस किस तरह से बने, ठीक है जी, फिर उसके बाद एनपीटी कैसे बना, आईएईए कैसे बना, ठीक है, उसके बाद फिर ईयू कैसे बना, फिर ये नेटो शेटो कैसे बनी, ये सारा कुछ एक हिस्ट्री है। ये सारे कोल्ड वॉर के इवेंट्स जितने भी हैं, कोल्ड वॉर के इवेंट्स 1945 से लेकर 1991 तक, जब बर्लिन, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, और उसके बाद ये जो रशिया का जो डिक्लाइन था सोवियत यूनियन का, यहाँ तक मैं आपको लेके जाऊंगा। ये यूरोप की हिस्ट्री है, ये अभी हिस्ट्री है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी यूरोप की आती है। ज्योग्राफी में हम नॉर्डिक कंट्रीज ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम नॉर्वे से शुरू करेंगे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये तीनों चारों कंट्रीज ऊपर वाले पढ़ के उसके बाद फिर ईस्टर्न वाले शुरू करेंगे जो रशिया के साथ जिनका बॉर्डर लगता है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूसिया वगैरह, ये कंट्रीज, यूक्रेन वगैरह हो गए, ये सारे के सारे कंट्रीज पढ़ के फिर उसके बाद मैं सेंट्रल यूरोप के ऊपर आऊँगा, फिर वेस्टर्न यूरोप के ऊपर जाके फिर सदर्न यूरोप के ऊपर आके, और ये माल्टा तक मैं आपको लेके जाऊंगा, और ये ग्रीस के साथ ये जो भी आजकल सिप्रस का इशू चल रहा है यहाँ तक, ये सारी की सारी इनकी हिस्ट्री, और इटालियन पेनिनसुला, और ये सारा पुर्तगाल, और ये सारा हम कवर करेंगे सदर्न के अंदर। तो एक तो ये चीज़ है, और ये आपकी यूरोप की हिस्ट्री हो गई। इसी तरह यूरोप की हिस्ट्री है, तो यूरोप की हिस्ट्री के अंदर भी एक एक कंट्री को पकड़ के उसकी तमाम यही डिटेल जो मैंने आपको चाइना के अंदर बताई या पाकिस्तान की हिस्ट्री में बताई, ये सारी डिटेल हम एक एक कंट्री की पढ़ेंगे। ठीक है जी, कि फिलहाल कंट्री को क्या कहा जाता है वहाँ पे, रिवर्स, चाइना में, यूरोप में कोई नॉर्मली डेजर्ट है ही नहीं, तो ओशंस को भी हम पढ़ लेंगे, क्यों मेडिटेरियन सी लगता है, उसके साथ साथ आपका ब्लैक सी भी उधर ही है, फिर बहुत सारे सी आ जाते हैं, आयरिश सी वगैरह भी उधर ही है। ठीक है जी, इसी तरह से जैसे ही हम साउथ एशिया से रेड सी की तरफ क्रॉस करते हैं, रेड सी के परली तरफ आपका अफ्रीका जाता है, फिर अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में अफ्रीका की हिस्ट्री और उसकी ज्योग्राफी, अफ्रीका भी ये इन्हीं के कॉलोनियलिस्ट के पास रहा है। उसके अंदर अफ्रीका में जितने भी सब ज़्यादा कंट्रीज अफ्रीका के अंदर हैं, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, और उन तमाम कंट्रीज़ की मैं डिटेल के साथ, तमाम डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको एक एक कंट्री की पढ़ाऊंगा अफ्रीका की, फिर हम अफ्रीका पढ़ के फिर अमेरिका पे चले जाएंगे।
अमेरिका में नॉर्थ और साउथ दो कॉन्टिनेंट्स हैं। जो नॉर्थ अमेरिका है दैट इज मोर डेवलप्ड, साउथ इज लेस डेवलप्ड। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कनाडा भी पड़ा हुआ है आपका सारे का सारा, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। कनाडा के अमेरिका के साथ क्या हुई, क्योंकि कनाडा वालों ने भी इन्हीं से जान छुड़वाई है, ये यूरोपियन कॉलोनियल्स थे। अमेरिका ने खुद 4 जुलाई 1876 को जान छुड़वाई। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहते हैं, 1776 को। उसके बाद ये जो आपका है कनाडा 1867 में कनाडा आपका आज़ाद हुआ है। तो ये हिस्ट्री इनकी भी पढ़ाऊंगा आपको एक एक चीज। अमेरिका के ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अमेरिका के सारे प्रेसिडेंट्स, जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प तक मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा। किस किस की हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, क्या क्या इवेंट्स हुए, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ पता चले कि अमेरिकन हिस्ट्री है क्या। पढ़ तो आप जीके रहे होंगे, लेकिन आपको कल को पूछ ले U2 इंसिडेंट किसके टाइम पे हुआ था, फिर आप क्या बताएंगे। कल को पूछ ले टी पार्टी क्या है, टी पार्टी कब हुई थी, फिर क्या बताएंगे आप। कल को पूछ ले जी वो रिपब्लिकन पार्टी, वो कब, उसका पहला उसका उसका मोटिव क्या था। या वो ये पूछ ले किसने बनाई। या ये पूछ ले कि जी रिपब्लिकन पार्टी का इलेक्टोरल क्या होता है, वो निशान क्या होता है। ठीक है जी। तो फिर आप क्या बताएंगे। तो ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अमेरिकन 4 ऐसे प्रेसिडेंट्स बताएं जिनको इम्पीच किया गया है। ठीक है जी। आपको जब पता ही नहीं होगा फिर आप क्या बताएंगे। आप तुक्का लगाएंगे, तुक्का वाला फेल होगा, फेल वाला आ जाएगा, फिर वो कहेगा जी सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम तो ठीक है, लेकिन हमारी तैयारी ठीक नहीं होती। जब तक आप चीज़ों को जड़ से नहीं पकड़ते और वहां से लेकर उसको एंड तक नहीं पहुंचाते, A to Z नहीं करते चीज़ को। एक चीज़ है ना, उसको पकड़े एंड तक लेके जाए। अब मैं तो बताता हूँ थोड़ा सा इसको, इससे हट के, ये टॉपिक है इससे हट के, यानी कि अमेरिका की आपको ज्योग्राफी बताऊंगा। अमेरिका के अंदर यही डेजर्ट्स, रिवर्स, ओशियंस, ग्लेशियर्स हैं, वाटरफॉल्स है, लेक्स हो गए अमेरिका कनाडा के मिक्स आपस में। उसके बाद अमेरिकन मुख्तलिफ सिटीज़ हैं, फिर उनके नाम, उनके फिर कैपिटल्स, फिर अमेरिकन 50 तो रियासतें अमेरिका की, फिर उसकी रिच हिस्ट्री है। वो सारी की सारी हिस्ट्री बताऊंगा आपको, उनकी सिविल वॉर्स बताऊंगा आपको, ताकि थोड़ा पता चले आपको क्या है क्या, अमेरिका वजूद में किस तरह से है। फिर ये जो 1942 के अंदर सुपर पावर अमेरिका बना था, वो कैसे बना, उसके बाद अब तक उसने क्यों किया हुआ है, न्यूक्लियर पावर से लेकर हर चीज़ तक मैं आपको अमेरिका के बारे में बताऊंगा। क्लास कब से स्टार्ट होगी, सेशन कल से होगा। आज डेमो क्लास है। ये मैं आपको सिर्फ 10 सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने पढ़ना क्या क्या है 10 सब्जेक्ट्स के अंदर। देन उसके बाद ये पढ़ पढ़ा के उसके बाद फिर साउथ अमेरिका है। ये ये सारे के सारे कंट्री साउथ अमेरिका के पढ़ के उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया बचता है, ओशियाना कॉन्टिनेंट, ओशियाना पढ़ा के उसके बाद अंटार्कटिका बचता है, अंटार्कटिका थोड़ा सा होता है, उसको पढ़ा के ख़त्म। 7 कॉन्टिनेंट। सिर्फ ये 20 लेक्चर मेरे, सिर्फ 18 से 20 लेक्चर्स होंगे। मेरे ख्याल से 18 लेक्चर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर। एक लेक्चर 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का होएगा। तो 20 घंटे, समझे आपके, आप कहीं 30-35 घंटे आप ज्योग्राफी दुनिया की पढ़ेंगे। ठीक है जी। और लगातार पढ़ेंगे, खाली मुझे सुनेंगे, आप लोग नहीं बोल सकेंगे उसमें। तो डेफिनेटली आपकी ज्योग्राफी जो है वो कवर तो होगी पूरी दुनिया की। आपके पास इतना बड़ा नॉलेज आ जाएगा ज्योग्राफी का। तो फिर आपसे कोई भी सवाल कल को पूछे, आपने तो उसको घुमा के रखना है। जी डॉक्टर साहब। बस राम जी। डॉक्टर साहब क्या हाल है। डॉक्टर साहब आप टेक योर टाइम। मैं उधर ही रहूँ, आज एक्सपो के अंदर रहूँ सारा टाइम। तो आप काइंडली ज़रा रेस्ट करें, मैं ना फिर आपसे बात करता हूँ क्लास में। I'll be there by 10 a.m. tomorrow इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब। यस। सॉरी, हमारे ना पीरा की इनॉग्रेशन है फ्राइडे को, तो मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। तो कॉल्स अगर एक आध आ जाए तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं। देन हमारी उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हमारी होगी ज्योग्राफी। मैं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड एक टिप बताता हूँ, अगर आपने खुद से भी पढ़ना हो ना। एक टिप आपको बता देता हूँ, मुझसे ना पढ़ नहीं पढ़ना ना पढ़ो, किसी और से पढ़ना है पढ़ लें, आई डोंट केयर। टिप, सबसे मजे की बात। आप लेट सपोज एक टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, मैं आपको 9 सब्जेक्ट्स का भी बताता हूँ डेमो। पढ़ते कैसे हैं जीके, ये मैं आपको आज टिप दे रहा हूँ। थैंक यू अलीना, थैंक यू शानजे, थैंक यू एवरीवन। अभी आप लोग सिर्फ सुनिएगा। टिप ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ना बैठें, आप उसको A to Z शुरू करें। जैसे एक सवाल आएगा पेपर के अंदर, साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है। अब एशिया की बात नहीं की गई, साउथ एशिया की बात की गई है। 4 आपको ऑप्शन दे देगा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, या फिर इंडस रिवर। या फिर साउथ एशिया की बात हो रही है ना, साउथ एशिया में चाइना तो आता नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और अफगानिस्तान वगैरह है, ये कंट्रीज आ जाते हैं।
अब आपसे सवाल ये आता है आपके पास, अब आप क्या करेंगे? अब आप अब आप इनकी हिस्ट्री से शुरू करें। यार ये रिवर्स निकलते कैसे हैं? आप जाएंगे, जाहिर सी बात है हिमालय रेंज से निकलते हैं। को हिमालय, आपको हिमालय को सर्च करेंगे। को हिमालय कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, पहली बात। दूसरी, इसके पहाड़ी सिलसिले कौन से हैं? लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, सब हिमालयाज। उसके अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, वो आपको पता चल गया। फिर आप शुरू करेंगे कि यार ये जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पे पाई जाती है। इसको सबसे ज्यादा किसने फतह किया था, सबसे पहले किसने किया था, कौन से पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इसको फतह किया हुआ है, सर किया हुआ है इस माउंटेन को। टोटल दुनिया के कितने लोग हैं अब तक जिन्होंने इसको सर किया है? टोटल 8,000। इसकी टोटल बुलंदी कितनी है, और 8,000 से बड़ी पहाड़ी चोटियां दुनिया में कितनी है, पाकिस्तान में कितनी है? ये हो गया। फिर आएंगे ओरिजिन के ऊपर, रिवर्स के ओरिजिन। यार ये रिवर ओरिजिनेट कैसे होते हैं? जाहिर सी बात है माउंटेन से चश्मे बहते हैं, पानी इकट्ठे होता है। आपने देखा भी होगा नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जाके, वहाँ पे लेक्स बनती हैं, आपस में मिलती जाती हैं, वही पानी समुंदर में बनता है और शुरू हो जाता है, ठीक है, दरियाओं के अंदर। तो एक वो, फिर आप जब ओरिजिन पे जाएंगे, यार ये जो रिवर्स हैं ये ओरिजिनेट कहाँ कहाँ से होते हैं, आपको वहां से पता चलेगा। फिर आप रिवर्स को जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं वहां से पकड़ें। यार ये ओरिजिनेट उधर से होते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे आते हैं इस कंट्री से, इस मुल्क में इस शहर से गुजर के इस शहर में गुजरते हैं, फिर वहां से मैप तो आपके पास पड़ा हुआ है, फिर इस शहर में गुजरते हैं, फिर इस शहर में गुजर के, फिर इस शहर में गुजर के, फिर यूं जाके ये इंडस जो है ये अरेबियन सी में जाके गिरता है। और जो वो वाले हैं तीनों दरिया वो जो मिलते हैं, गंगा यमुना मिलके ब्रह्मपुत्र बनाते हैं, फिर शरावस्ती भी उनके साथ मिलके फिर आगे बनारस से आगे निकल जाते हैं, इलाहाबाद पे मिलते हैं, इलाहाबाद से आगे फिर बनारस, बनारस से सीधा करके बांग्लादेश में जाते हैं, वहां से बे ऑफ बंगाल के अंदर ठक करके गिर जाते हैं, और बे ऑफ बंगाल में इंडियन ओशन का पार्ट है। वहां पे जाके डेल्टा बनाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम सुंदरबंस। फिर ये जी इलाहाबाद में मिलते हैं, तो इलाहाबाद में क्या हुआ था? अच्छा जी खुतबा इलाहाबाद हुआ था। अच्छा जी ये जो तीनों रिवर्स निकलते हैं यहाँ से, तो ये जो यमुना रिवर है, यमुना और ऊपर गंगा है, तो यमुना रिवर तो दिल्ली के पास से गुजरता है, तो फिर पानीपत से भी गुजर के जाता है। अच्छा पानीपत से गुजरता है, ये पानीपत हरियाणा के पास है, ठीक है, इंडियन पंजाब के पास। तो ये हरियाणा में तो पानीपत में तो 3 जंगें हुई हैं, कौन कौन सी हुई हैं, ठीक है? पहली कब हुई, किसके दरमियान हुई? 1526 वाली, जो अकबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई थी। फिर अब उस वॉर की हिस्ट्री पढ़ें। फिर दूसरी वॉर कब हुई थी जी? 1556, हिमो बेकाल वर्सेस अकबर, या बैरम खान था, उसको पढ़ें। फिर 1761 वाली अहमद शब्दाली वाली वॉर पढ़ें। एक एमसीक्यू से आपने कितने सारे एमसीक्यू निकाल लिए? आपने के पास 100 से ऊपर आपके पास एमसीक्यू इस तरीके से आ जाएगा। ठीक हो गया। जब भी आप किताबें पढ़ना बैठेंगे, आप रट्टा लगाएंगे, आपको कोई समझ नहीं आएगी, पेपर में जाएंगे आप भूल जाएंगे। मेरा कोई जीके का टीचर नहीं था, लेकिन मैं पढ़ा इस तरीके से। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा सब्जेक्ट हम करेंगे इंडो पाक हिस्ट्री शुरू। इंडो पाक हिस्ट्री में आपको सारी सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन से लेकर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जितनी भी है ये सारी हम पढ़ेंगे। जिसमें जिसमें चाइनीज सिविलाइजेशन भी है, जिसमें इरानियन भी है, जिसमें इजिप्शियन भी है, जिसमें मेसोपोटामिया वाली भी है, जिसमें आपकी क्या कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो सारी की सारी दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशन वो सारी की सारी मैं पढ़ा के, उसके बाद फिर मैं आपको रोमन एम्पायर पे लेके जाऊंगा, सिविलाइजेशन से एम्पायर तक, एम्पायर से फिर सिटी स्टेट्स, सिटी स्टेट से फिर उसके बाद कंट्रीज। ये जो आपकी 1648 वाली जो ट्रीटी हुई थी वेस्टफेलिया वाली, वहां तक फिर कंट्रीज। अच्छा ये पढ़ाऊंगा आपको, ये हिस्ट्री चलती आएगी, फिर इस्लामिक हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, मोहम्मद बिन कासिम, उससे पहले उबैदुल्लाह बदील, ये 3 लोग। ये आए इधर सिंध के अंदर, कहाँ कहाँ पे आए, किस किस तरीके से आए, किस तरीके से फाइट की, एक्सपेंशन किस तरीके से की, फिर यहाँ पे किन किन को रूलर बनाया, वाई मोहम्मद बिन कासिम वाज किल्ड, वाई कुतैबा बिन मुस्लिम वाज किल्ड, और वाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो था वो ही टर्न अगेंस्ट दीज ऑल हिज वैरियर्स। जो उधर 711 के अंदर स्पेन फतह हुआ, यूरोप भी, इधर सेंट्रल एशिया, इधर साउथ एशिया में इधर पाकिस्तान। तो ये उस वक्त तो पाकिस्तान खैर नहीं था, इंडिया था। ये इन्वेजन्स ये उमैया के दौर में चल रही थी, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के टाइम पे। तो ये सारी आप हिस्ट्री के डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको फिर क्लैरिटी होगी। उसके बाद फिर मैं आपको आगे की तरफ लेके जाऊंगा। देन नेक्स्ट हमारी आ जाती है गजनवी।
गजनवी, मोहम्मद महमूद गजनवी, उसके सारे हमले ये वो सारा कुछ सबकतगीन अलबतगीन से काम शुरू करेंगे। और फिर गौरी डायनेस्टी आ जाती है। गौरी डायनेस्टी आ जाती है 1186 से 1206 तक। उसके बाद फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाती है। दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू करके 1526 तक जाती है। तो 5 डायनेस्टीज हैं। 5 कौन कौन सी वाली हैं? जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी सलेव, जिसमें शमसुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक है। और उसके बाद फिर सलेब के बाद फिर खिलजी, फिर तगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। ये 5 डायनेस्टीज है टोटल सारे के सारे। ये मैं इनको एक एक रूलर की डिटेल पढ़ाऊंगा आपको कि सूर्यों के कौन लोग थे। सूर्यों को फिर स्लेव ने किस तरीके से धोखा दे के अपनी हुकूमत बनाई। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, उसके दौर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुई। फिर उसके बाद जब वो मरा, पोलो खेलते हुए गिर के मरा, तो उसके बाद कौन से रूलर ने संभाला। शमसुद्दीन अल्तमश कौन था, रजिया सुल्ताना कौन थी, ये सारे मुइजुद्दीन के अकबाद तक। इसी तरह से दूसरी जो तगलों की हिस्ट्री आ जाती है या खिलजियों की हिस्ट्री आ जाती है, फिर वो आपको पढ़ाऊंगा। फिर खिलजी आ जाते हैं। तो ये आपस में लड़ते मरते रहे हैं, ये किस किस तरीके से सारा कुछ, एक एक रूलर की हिस्ट्री, एक एक डायनेस्टी के जितने जितने रूलर हैं सबको मैं पढ़ाऊंगा। ये पढ़ा के उसके बाद फिर 1526 तक। उसके बाद फिर आ जाते हैं मुगल्स। मुगल्स टोटल 21 मुगल्स हैं, जिनमें 18 प्रोमिनेंट रहे। 18 में से जो प्रोमिनेंट थे वो तकरीबन 6-7 लोग थे। ज़हीरुद्दीन बाबर से शुरू करूंगा मैं। उसकी सारी वॉर्स पढ़ाऊंगा। 4 साल का उसका टेन्योर है। उसके बाद हुमायूं आ जाता है। फिर हुंदल मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा और हुमायूं मिर्ज़ा है, हुंदल मिर्ज़ा, कामरान मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा, 4 उसके बेटे। चारों की चारों हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उनकी। हुमायूं को अलग से पढ़ाऊंगा, हुमायूं का दौर 1539। फिर हुमायूं के बाद सूरी आ जाते हैं। ठीक है जी, सूरियों का दौर। शेर शाह सूरी आपने पढ़ा होगा, जीटी रोड, ये जिसने जीटी रोड बनाई थी और बहुत सारी और बहुत सारी और काम उसने करवाए थे, वो उसका दौर पढ़ाऊंगा। फिर उसकी डेथ, फिर उसके बेटे हैं, वो पढ़ा के फिर दोबारा से हुमायूं आ जाता है। फिर हुमायूं फिर दोबारा सीढ़ी से गिर के मर गया, उसके बाद फिर उसके बेटे शुरू हो गए। उसके बाद फिर उसका बेटा अकबर आ जाता है, जिसने नौरतन, जिसके दौर में बड़े मशहूर और सारा कुछ। और उसके दौर में दीन इलाही हुआ, अकबर के दौर में एक्सपेंशन हुई, रिलीजन का अमलगमेशन हुई, वो सारी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अकबर के बाद उसका फिर बेटा आ जाता है, जिसको जहांगीर बोलते हैं। जहांगीर 1605 से लेकर 1628 तक। फिर 1628 से जहांगीर का जो बेटा है शाहजहां शहनशाह, उसकी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा 1658 तक। फिर औरंगजेब आलमगीर है 1658 से लेकर 1707 तक। ठीक है जी। औरंगजेब आलमगीर जो था वो कट्टर किस्म का कट्टर किस्म का एक बंदा था, जिसने अकबर की तमाम पॉलिसीज को रिवर्ट करके उसने ऑर्थोडॉक्स और ये वो सारा कुछ इसके बारे में बड़ा मशहूर था। बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा आपको हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा। देन यार, उसके बाद डिक्लाइन होता है मुगल्स का। डिक्लाइन तो तब से ही शुरू हो गया था, जब जहांगीर ने 1608 के अंदर सूरत के अंदर ये अंग्रेजों ने कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसको उसने परमिट किया कि आप ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाएं। वो भी बताऊंगा आपको कि यहाँ पे डच कैसे है, पुर्तगीज कैसे है, फ्रेंच कैसे है, सारा कुछ पढ़ा के उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये मुगल्स डाउनफॉल क्यों हुआ है। नादिर शाह का अटैक भी हुआ 1739 में, फिर बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 के अंदर। तो ये 1707 के बाद मुगलों का बिल्कुल डिक्लाइन हुआ। उसके पीछे क्या वजूहत थी, क्यों, कौन कौन इनके पपेट थे, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू ऑल ऑफ यू। मुगल्स की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको बहादुर शाह जफर तक, 1858 तक। बहादुर शाह जफर वॉज अ डमी, आप यू कैन से दैट रूलर। इसके दौर में ना कोई कोई गवर्नेंस थी प्रॉपर, ना कोई रेवेन्यू जनरेशन थी, ना कोई इनबिल्ट उसने आर्मी को तैयार किया, ना कोई उनके पास वेपनरी थी, ना उनके पास कोई स्ट्रेटेजिकली कोई ऐसी कोई चीज़ें थी जिससे वो अपनी स्टेट का डिफेंड कर सके, कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर आ जाती है जी पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री। पाकिस्तान अफेयर्स में ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उसकी रीजंस। अच्छा, इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर उसमें ना 3-4 रिफॉर्मर्स हैं, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, और आपके शाह वलीउल्लाह है, शेख अहमद सरहिंदी है, क्या कहते हैं, सैयद अहमद शहीद बरेली, और उसके बाद सर सैयद अहमद खान। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर जितनी भी वॉर्स हुई हैं हिस्ट्री में मुगल्स के तौर पे, वो सारी की सारी पढ़ाऊंगा। एंग्लो मैसूर वॉर भी 4 हुई हैं, तो वो भी पढ़ा दूंगा आपको, ताकि वो भी आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद फिर पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक, एक एक लॉर्ड, उनकी हिस्ट्री, उनके टाइम पे क्या क्या कुछ हुआ।
उनके टाइम पे क्या क्या कुछ हुआ, सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर जब ये ब्रिटिशर्स हम पढ़ लेंगे तो अल्टीमेटली कांग्रेस की फॉर्मेशन है, बंगाल की पार्टीशन है, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन है, शिमला डेपुटेशन है, वो पढ़ा के फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हो जाती हैं। मिंटो मॉर्ले के बाद फिर राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों का एक्सेप्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 1911 में बंगाल की पार्टीशन नल हो जाती है, ख़त्म होके फिर दोबारा से कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। और फिर दोबारा से उसके बाद वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई, उसकी हिस्ट्री बताऊंगा, वर्ल्ड वार 1 के प्लेयर्स कौन कौन से थे, और किस बेसिस पे हुई थी उसमें। फिर पाकिस्तान इंडिया का उस वक्त ये इनका क्या रोल था, यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स का, और ओटोमान एम्पायर, पर्टिकुलरली ओटोमान एम्पायर का उसमें क्या रूल था, उसको किस तरीके से इन्होंने ख़त्म किया, क्यों मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने जो था वो उसको सपोर्ट नहीं किया। जिन्ना साहब ने मुस्लिम लीग का भी हिस्सा रहे और कांग्रेस का भी हिस्सा रहे, वो भी सारा कुछ हिस्ट्री बताऊंगा आपको डिटेल में। फिर 1916 वाला लखनऊ पैक्ट हो गया, 1918 वाला बेलफोर डिक्लेरेशन हो गया, फिर 1919 वाला तहरीके खिलाफत उसके दोनों फेजेस, फिर रोवल्ट एक्ट 1919, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, फिर ये जो था आपका मॉन्टीगो चैनफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 ये, फिर 1919 में जिन्ना साहब ने जो रिजाइन किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल से, वो, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा 1919 के इवेंट्स। उसके बाद फिर 1920 में जब जिन्ना साहब ने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, उसके बाद 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। फिर 1920 के अंदर कह लें कि कांग्रेस ने बगावत की और तरीके खिलाफत के हक में, गांधी ने मुसलमानों को डिवाइड करने के चक्कर में खुद ही कांग्रेस वालों से नाराज, उनको नाराज करके बैठा। तो ये कांग्रेस की हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। ये सारा कुछ पढ़ा पढ़ो के उसके बाद फिर 1922 वाला चूरा चूरी का इंसिडेंट है, 1913 वाली कानपुर मास ट्रेजेडी है, यस टुडेज ओरिएंटेशन। उसके बाद 1927 में सेवन कमीशन। उसके बाद 1928 में जिनाह का जो जिनाह के जो दिल्ली प्रपोजल थे। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई 1928। फिर उसके बाद जिनाह के जो 14 पॉइंट्स थे वो आए। फिर खुतबा इलाहाबाद आया, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30, 31, 32 में। और फिर 31 के अंदर फिर क्या कहते हैं, 31 के अंदर फिर गांधी अर्बन पैक्ट हुआ। 31 के बाद फिर गांधी अर्बन पैक्ट के बाद फिर 32 में कम्युनल अवार्ड्स पूना पैक्ट हुए। फिर 33 में चौधरी रहमत अली फैक्टर आ गया। फिर 34 में जिन्ना साहब बिकेम परमानेंट प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग। फिर वाइट पेपर जारी हुआ। फिर आ गया आपका इंडियन जो आपका था एक्ट 1935 का। इसके अंदर जो हुआ, इसके अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, इसके अंदर बर्मा को सेपरेट कर दिया गया, इसके अंदर आप समझ लें कि जो सूबों के अंदर डीआरके सिस्टम था, सूबों से खत्म करके वफाक के अंदर मुंतकिल किया गया। तो बहुत सारी तब्दीलियां की गई थी इस एक्ट के अंदर। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफिस वाज स्ट्रेंथन्ड इन 1935, इंडियन एक्ट 1935। उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए इस एक्ट के तहत 1936 37 वाले। फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती हैं 11 सूबों में, असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, सीपी, मद्रास, पंजाब, सिंध के अंदर, ठीक है, और एनडब्ल्यूएफपी के अंदर 11 सूबे। तो ये बन गए आपके बलुचिस्तान। बलुचिस्तान खैर उस वक्त सूबा नहीं बना था। तो ये सारा कुछ 11 सूबों के अंदर, 8 सूबों के अंदर कांग्रेस ने डायरेक्ट मिनिस्ट्रीज बनाई। ये मैं आपको सारा कुछ पढ़ा के, कितनी कितनी सीटें किस किसने जीती, वाई मुस्लिम लीग फेल्ड इन दिस इलेक्शन, और उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कैंपेन कोई नहीं की, लोगों का ट्रस्ट नहीं था जिनाह साहब के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर, वो क्यों नहीं था, उसकी और वजूहत है। जिनाह साहब कपड़े जो पहनते थे वो सारा ब्रिटिश वेस्टर्न, गांधी जो पहनते थे सारा लोकल, लोगों का ट्रस्ट ही उस पर था। वो तो इसको समझते हुए नहीं थे, मुस्लिम लीग को लोग ट्रस्ट ही को नहीं करते थे, वो कहते थे ये तो अंग्रेजों की जमात है। दूसरा, जिन्ना साहब की क्लियर कट पॉलिसी थी, उन्होंने कभी भी जो चीज़ रिलीजन था उस वो रिलीजन को नहीं प्लेटफॉर्म पे यूनिफाई नहीं किया, लोगों को रिलीजन के प्लेटफॉर्म को यूज़ ही नहीं किया। चाहे वो तरीके खिलाफत हो, अपोज किया जिन्ना साहब ने। उनकी माइंडसेट और था, उनको मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिर 1937 के अंदर, सॉरी 38 के अंदर, जब ये
अल्लामा इकबाल ने लेटर लिखे और डेथ हुई अल्लामा इकबाल के 1938 के अंदर। तो उन्होंने लिखा कि भाई आप हार गए हो तो आप मुस्लिम जना लोगों को इकट्ठे करो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर। देन फिर इस्लाम आया, फिर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो 1940 तक हमने राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा और हमने सेल्फ रूल मांगा। 1940 के बाद राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट हमें 1909 में मिल गया था, सेल्फ रूल हमें नहीं था मिल रहा। हमें लीगल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल और ये राइट्स नहीं थे मिल रहे, रिलीजियस राइट्स नहीं थे मिल रहे। तो ये 1940 के अंदर हमने फिर अलग मुल्क का नारा लगाया। तो पाकिस्तान की जो बेसिक 7 साल का टोटल था 1940 से लेकर 47 तक का स्ट्रगल जो है ज़्यादातर, वो मैं आपको सारी की सारी पढ़ाऊंगा। फिर 1939 के अंदर जो मिनिस्ट्रीज ख़त्म हुई, ठीक है जी, फिर डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया। फिर 1940 वाली जो लाहौर रेजोल्यूशन है वो डिटेल में पढ़ाऊंगा। 40 के अंदर और क्या क्या हुआ, 42 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट आई। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद फिर सी आर फार्मूला, गांधी जना टॉक्स, ठीक है जी, क्रिप्स मिशन प्लान, वो सारे का सारा पढ़ा के, और उसके बाद फिर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद वो सारे हो के उसके बाद फिर मिनिस्ट्रीज बनी, इंटरिम मिनिस्ट्रीज, इंटरिम गवर्नमेंट बनी। इंटरिम गवर्नमेंट के बाद फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद फिर जाहिर सी बात है फिर बाउंड्री कमीशन बन के उन्होंने पार्टीशन वगैरह कर दी। तो ये एक वो तरीका है जो प्री पार्टीशन पढ़ने का एक तरीका है, ताकि एक एक इवेंट लिंक्ड हो। ये नहीं कि जी फिलहाल चीज़ 1909 में हुई, फिलहाल चीज़ ये हुई, फिलहाल चीज़ ये हुई, नहीं। मैं इस तरह नहीं पढ़ाता। मेरा तरीका ये होता है कि 1909 में अगर अगर मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स आई हैं तो क्यों आई हैं, उसके अंदर क्या क्या था, उसको मैं पूरा खोल के आपको पढ़ा दूंगा। अच्छा उसके अंदर ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, इतनी सीट्स बढ़ाई गई फिलहाल की, टोटल इतनी रखी गई, ये हुआ, सारा कुछ हुआ, इस तरीके से ये हुआ, इस पे हिंदूज के ये तसरात थे, मुसलमानों के ये तसरात। जब आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं फिर आपको कभी नहीं भूलती। ठीक है, दिस द फैक्चुअल फैक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पाकिस्तान अफेयर्स की जो पोस्ट पार्टीशन है। पोस्ट पार्टीशन में दो सिलेबस होते हैं, एक है जी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड अदर वन इज पॉलिटिकल हिस्ट्री। Now, if I talk about constitutional history, it includes 1935 Government of Pakistan, Government of Indian Act, 1947 Indian Independence Act, Objective Resolution 1949, then the basic principal committees. There were four basic principal committees made after Objective Resolution who drafted Constitution of 1956, then Constitution 1956, which lasted for 2 years, and again it was abrogated by General Ayub Khan. Then again a new constitution was formulated back in 1962. उसको उसके अंदर क्या features थी, will be all the three constitutions will be comparatively discussed in my class. And again 1973 constitution will be discussed at length. All the constitutional amendments of 1973 constitution will be discussed. There are 26 amendments, and the constitutional history and constitutional struggle with the Pakistani elected representatives have so far put, वो that will be discussed in my class. तो ये सारा कुछ पढ़ा के उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, कॉन्स्टिट्यूशन 1973, उनके जो बेसिक बुनियादी आर्टिकल्स हैं 50 से ऊपर, वैसे तो 280 हैं, लेकिन हम 50 और 100 के दरमियान कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको मैं सारे के सारे डिस्कस करता होता हूँ। जैसे पहले से लेकर कि हमने 28 तक, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स, और प्रोमिनेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं और ये वो। ठीक है जी, जैसे एनएफसी का कौन सा है, जैसे ये जो लेजिस्लेटिव, ये जो आपकी बनती है लोकल गवर्नमेंट, इसका कौन सा, इस तरह के बहुत सारी चीज़ हम डिस्कस करते। तो ये आपकी पॉलिटिकल, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, देन Khaja Nazmuddin, he was second prime minister. Third prime minister was was Muhammad Ali Bogra. The fourth one was Chaudhry Muhammad Ali. Fifth one was Ibrahim Ismail Chandriga. Sixth one uh, was it was I guess uh, Ibrahim Ismail Chandrigar or Sanshid Surwardi, and after that Malik Firoz Khan known. So there were total, there were total seven there were total 7 prime ministers, and you can say that Parliamentary democracy could not work from 1947 till 1956 because
The Pakistani politicians, they got failed. They were not having any kind of unity on making a constitution. They were very much confused that what sort of constitution they want to make, they want to draft, because uh, this constitution has to be implemented in both parts of the country, in East Pakistan as well as in the West Pakistan. तो उस पे बहुत सारे तजादात आए, ईस्ट पाकिस्तान वालों के भी, वेस्ट पाकिस्तान वालों के भी। और 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन 9 इयर्स के बाद जो उन्होंने बनाया था, वो 2 साल बाद उन्होंने उड़ा दिया। तो ये सारा कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको। और उसके बाद उनकी एक एक साल की हिस्ट्री के, लियाकत अली खान के 1948 से 51 तक क्या हुआ। फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन, वाई he was serving as governor general after the death of Qaid Azam, and then he left his seat, he left his designation of governor general, and then left that office, and then joined uh, the prime ministership। वो क्या था, वो सारा कुछ बता के उसके बाद फिर फिर बोगर आया, मोहम्मद अली आया। मोहम्मद अली एक्चुअली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही वाज अ ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री का नेक्सस यहाँ से शुरू हुआ। ऊपर सिकंदर मिर्जा आया, गवर्नर जनरल, इज द फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उस गुलाम मोहम्मद से पहले। गुलाम मोहम्मद ने असम्बली सीट डिसॉल्व की, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर अयूब खान का दौर है, 1958 27 अक्टूबर से लेकर 1969 तक। वो पढ़ा के उसकी सारी एक एक साल की हिस्ट्री पढ़ा के 1969 से लेकर 1970 तक, ये याया खान 1971 तक। उसके बाद फिर भुट्टो, भुट्टो सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहा, ही रिमेन्ड एज प्रेसिडेंट, ही रिमेन्ड एज प्राइम मिनिस्टर, ही फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर एज वेल, और अपनी पार्टी का चेयरमैन भी था। तो भुट्टो, आफ्टर ढाका डिबाकल, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी वाज restored, and they drafted 1973 constitution as well, which is still intact. And Bhutto's government lasted till 1977. I'll be discussing all the events of each year of his tenure. And then Bhutto was removed. He was captured by Ziaul Haq. Why? Because Bhutto, he actually conducted general elections, and the other parties, the coalition, you can say, which was the opponent party of Zulfikar Ali Bhutto. There were total 9 political parties. No Sitara Jamaat Ittehad, coalition government. Not the coalition government, but you can say the opponents of Zulfikar Ali Bhutto. They put allegations, false allegations, not false. Somehow they were true on Zulfikar Ali Bhutto that these elections are rigged. So they started protest, and then America, he actually wanted to remove Zulfikar Ali Bhutto from the prime ministership as well. So this task was, handed over to Ziaul Haq, and Ziaul Haq, he immediately dissolved the government of Zulfikar Ali Bhutto, and he captured him on 5th July 1977 and imposed martial law। तो ये मार्शल लॉ जो था 1977 को, ये लगा जियाउल हक ने, और 90 दिन का ही प्रॉमिस दैट आफ्टर 90 days he will conduct elections, but he didn't, and his tenure lasted till 1988 17th of August। ठीक है जी। उसके बाद वो फटा जहाज में, और उसके साल की सारी हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। इस्लामाइजेशन उसके दौर में किस तरीके से की गई, जिहाद किस तरीके से किया गया, और हमारे मुल्क में जो घटिया किस्म के लोग थे, वो लोग आए इधर, अफगानी, इनका मैं समझता हूँ वो हेट अस, दे आर ट्रेटर। अब ईरानियों के साथ जो उन्होंने किया है, ईरान को लग पता गया है। उन्होंने सारे इसराइल की सारी वो मुखबरियां करके, सारा कुछ करके, और they're never ever loyal with you guys, I'm telling you, because Afghanistan was the first country who opposed Pakistan. They did not accept us. Do you know that? Iran was the first country who accepted us. So ये शुरू से ही ऐसे हैं, उनके साथ यही ट्रीट किया करें। आपकी पूरी इंडस्ट्री के ऊपर अफगानी कैप्चर किया हुआ है उसने, टोटली आपकी पूरी इंडस्ट्री, हर चीज। और एक टाइम आएगा, अल्लाह ना करे, कि जिस तरह ईरान के साथ इन्होंने हाल किया है, जासूसी और ये वो सारा कुछ, खुदा ना खास्ता अगर अगला टारगेट पाकिस्तान हुआ, तो यही लोग नजर निकल के आएंगे आपको सामने के। ये इंडियंस का इन्फ्लुएंस उधर था, अफगानिस्तानी सॉइल यूज होती रही पाकिस्तान के अंदर आके। आज तक कोई हिंदू बंदा फटा है जिसने बम फोड़ा और वो हिंदू निकला हो, यहूदी निकला हो? नहीं। कौन थे? कौन फटते हैं यहाँ पे? ये अफगानी है ना।
आगे चलते हैं, खैर ये वो डिबेट नहीं है, लेकिन बहरहाल दीज़ आर माय सेंटिमेंट्स अगेंस्ट देम। देन उसके बाद फिर हम चलेंगे और ये पूरी पाकिस्तान अफेयर्स की सारी हिस्ट्री यार आज तक 2025 तक मैं आपको पढ़ाऊँगा। यानी कि ज़िया के बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो आई 2 दिसंबर 1988 को। बेनज़ीर भुट्टो के बाद नवाज़ शरीफ के बाद दोबारा बेनज़ीर भुट्टो, दोबारा फिर नवाज़ शरीफ, फिर उसके बाद आपका जनरल मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999, देन लास्टेड टिल अगस्त 2008, एंड देन फिर ज़रदारी आया, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी आया, फिर उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ आया, फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ, फिर ख्वाजा, फिर ये जो शाहिद खाकान अब्बासी है, उसके बाद फिर इमरान खान, और उसके बाद फिर आपको पता है कि शहबाज शरीफ, और फिर दोबारा से फिर शहबाज शरीफ। तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा, हिस्ट्री के अंदर एक-एक साल की हिस्ट्री, फिर पाकिस्तान के फिर करंट अफ़ेयर्स में पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, रीजनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ठीक है जी। करंट अफ़ेयर्स के अंदर फिर कश्मीर है, सीपैक है, पाकिस्तान के रिलेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, रीजनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन सारी की सारी, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। और करंट अफ़ेयर्स के आपको पास्ट 2 इयर्स के नोट्स भी कोशिश करूँगा कि वो मैं आपको दूँ। ठीक है जी, और करंट अफ़ेयर्स बहुत एक्सटेंसिवली और डिटेल के अंदर हम डिस्कस करते होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद वो पढ़ा के फिर इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर मैं आपको डिस्कस करूँगा तमाम प्रॉफ़िट्स 26 जो कुरान पाक में मेंशन्ड है। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ से लेकर विसाल तक, और यानी कि 571 से शुरू करके 70 से शुरू करके 571 से और 632 एडी तक। ठीक है जी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी लाइफ़ बचपन से लेकर लड़कपन तक, और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे आखिरी नबी हैं और आखिरी रसूल हैं, और उनकी उम्महातुल मोमिनीन, उनके बाद उनकी नबूवत नबूवत का सफ़र नबवी का और हिजरी का। ठीक है जी, क्यों हिजरत की, हिजरत कहाँ-कहाँ पे की, ये सारा कुछ सारी हिस्ट्री डिटेल के अंदर। ठीक है जी, और वो सारा कुछ पढ़ा के फिर उसके बाद आप सल्लम के बच्चे, बेटे और बेटियाँ सारा कुछ ये डिस्कस करके उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कहते हैं, हम डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन को, 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं, एक-एक को हम आहिस्ता-आहिस्ता डिस्कस करेंगे, इनके दौर में क्या-क्या हुआ, इनके दौर में कौन-कौन सी वॉर्स हुईं, क्या-क्या चीज़ें हुईं, ये सारा कुछ पढ़ा के उसके बाद फिर अ, देखिए, आई एम नॉट बीइंग इम्पार्शियल अगेंस्ट अफ़गानिज़। पाकिस्तानी अमेरिका के वहाँ पे जंग लड़े, अब अमेरिका की नो डाउट हमारा फ़ॉल्ट था। हमने उनको अलाउ भी किया कि आके पाकिस्तान रहो, हमने उनको वेलकम किया। अगर हम उनकी शायद सपोर्ट ना करते तो आज अफ़गानिस्तान में रशिया बैठा होता, और उस वक़्त हम रशिया के साथ हम अलायंस में नहीं थे। लेकिन जो हमने अफ़गानिस्तान में किया, हमने वहाँ पे ड्रग कल्चर नहीं फैलाया, हमने क्लाशनकोव कल्चर नहीं फैलाया। आज आपके स्कूलों में लेकर बच्चा-बच्चा आपका ड्रग्स में मुब्तला है। 15-15, 14-14 साल के बच्चे ड्रग्स में मुब्तला हैं। क्या पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। क्या टेररिज़्म ऐसे थी 2002 से पहले? नहीं थी। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ ऐसे तो नहीं आया। मेरा इनसे और नहीं, हमारे झंडे जलाते हैं, हमारे खिलाफ बगावतें करते हैं, हमारे खिलाफ टेररिस्ट घुसा के हमारे बच्चे, हमारे फौजी, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे पुलिस के जवान, हमारे सिविलियंस मारते हैं, तो वो ठीक तो नहीं है ना। दिस इज़ रॉन्ग, वी शुड कंडेम इट। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। देन उसके बाद ये पढ़ा के करंट अफेयर्स, देन इस्लामियात के ऊपर मैं बात कर रहा था, खुलफाए राशिदीन पढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर इस्लाम के पिलर्स, ठीक है जी, जिसमें कलमा, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, फिर अकायद, बुनियादी अकायद पढ़ा के फिर उसके बाद कुरान के ऊपर अच्छे खासे एमसीक्यूज़ आते हैं। नमाज के ऊपर काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं, उनकी डिटेल में पढ़ाऊँगा। इसी तरह हज है, हज के सारे अरकान और हज की पूरी डिटेल, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये पढ़ा के उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे अ अ, उसके बाद फिर अहादीस को। अहादीस भी हम डिस्कस कर लेंगे, फिर उमैया डायनेस्टी और फिर अब्बासी डायनेस्टी। अब्बासी डायनेस्टी स्टार्ट होती है 750 एडी से लेकर 1258 तक, 1258 तक, वो सारी की सारी इस्लामियात। उसके बाद आपका उर्दू है, उर्दू के अंदर हमारी उर्दू का इंट्रोडक्शन है, उर्दू के बहुत सारे मुसन्निफ़ीन हैं, ठीक है जी, उनको मैं पढ़ाऊँगा, उनका इंट्रोडक्शन दूँगा आपको, आप लोगों को उनकी बुक्स, उनकी
उनकी सारी डिटेल जो भी पेपर के अंदर पूछी जाती है। फिर उर्दू के अंदर ग्रामर है, ग्रामर में सर्फ और नहू, कलमा और कलाम दो चीज़ें, ठीक है जी। और फिर कलमा की फर्दर टाइप्स, इस तरह कलाम की फर्दर टाइप्स, ठीक है। फिर उर्दू सेंटेंसेस, ग्रामर हो गई, गलत दुरुस्त जुमले हो गए, सबके लाके हो गए। फिर इसी तरह से उर्दू के अंदर प्रोवर्ब्स हो गई, कहावतें, मुहावरतें, ये सारा कुछ, ठीक है जी। तो ये उर्दू की ग्रामर भी, असल चीज़ तो ग्रामर है उर्दू की, वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मैथ्स, मैथ्स के अंदर बोर्ड मैथ्स रूल से मैं शुरू करता होता हूँ, और बेसिक से बोर्ड मैथ्स रूल, बाइनोमियल इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, फिर कुछ शॉर्ट किस्म के फार्मूलाज, ताकि आप एमसीक्यूज को फ़ौरन फ़ौरन अटेम्प्ट कर लें, अगर वो आपको आते हो तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत सारे। उसके बाद फिर बाइनोमियल, पॉलिनोमियल के बाद एज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, फिर डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं, फिर स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी के क्वेश्चंस हैं, फिर फिर आ जाते हैं मॉड, मीडियन, मीन के क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, फिर कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। फिर इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर कैलेंडर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये मैथ्स के अंदर हम पढ़ेंगे। एवरीडे साइंस चार हिस्सों में मैं डिवाइड करता होता हूँ: फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम सारी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। उसके अंदर हम जितने भी हमारे ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हम शुरू करेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उसके बाद आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, वो उसके बाद फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया आपका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया आपका, ये जितने भी हैं खैर, ठीक है, ये सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर फाइव सेंसेस आ जाती हैं इसमें: एयर, आई, इनको और नोज़ को, ये तीन चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ज़ुबान तो चूंकि आप वो पढ़ लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ लेते हैं, इस तरह से स्किन भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। उसके बाद फिर हमारी आ जाती है वाइटामस, विटामिन्स ए, ई, डी के, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12। तो ये वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, ये सारे डिटेल के साथ मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिर कुछ इक्विपमेंट्स, फिर कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज, वो सारा कुछ पढ़ा के, और ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल के अंदर, ब्लड के बारे में पढ़ा के, फिर ये सारा कुछ डिटेल के अंदर, सेल के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। फिर ये पेनक्रियाज और हर चीज़ों को हम पढ़ेंगे आस्ता आस्ता, ठीक है। ये पढ़ा पढ़ा के उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, जी। और इसी तरह से फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस के अंदर मैं एंड पे क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। फिजिकल साइंस के अंदर यार हमारा पूरा सोलर सिस्टम आ जाता है, ठीक है। उसको हम पढ़ते हैं पूरे का पूरा, हमारा प्लैनेट सारे के सारे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स से शुरू करके वो एंड तक, जुपिटर से शुरू करके वो फिर नेपच्यून तक हम लेके जाते होते हैं। ये मैं आपको सारे के सारे पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर हमारी अर्थ, अर्थ को खोल के मेंटल कोर, क्रस्ट, तीनों चीज़ें, फिर अर्थ की एटमॉस्फेयर, और ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर उसकी लेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारी की सारी जितने भी हैं, ये पढ़ा के उसके बाद फिर बस ये हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी आ जाती है, क्या कहते हैं उसको, बायोलॉजिकल साइंस भी हो गई, फिजिकल भी हो गई। फिर केमिकल साइंस है, केमिकल के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आ जाती है, केमिस्ट्री, ठीक है जी। और कुछ केमिकल कंपाउंड्स आ जाते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, डेफिनेशंस आ जाती हैं वो, ठीक है जी। और मॉलिक्यूल से मैं शुरू करूँगा, बल्कि एटम से शुरू करके फिर आगे की तरफ लेके जाऊँगा मैं आपको। इसी तरह फिजिक्स में भी ये सारे के सारे, फिजिक्स के अंदर भी वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, वहाँ से मैं बेसिक से शुरू करके फिर फिजिक्स की डेफिनेशन पे, एनर्जी है तो एनर्जी की टाइप्स वगैरह, ये वो सारा कुछ, ठीक है, वहाँ से शुरू करके फिर मोमेंटम क्या है, फिर वेलोसिटी क्या है, फिर ये इसके टार क्या है, इसके क्वेश्चंस, ये सारे के सारे, ठीक है, ये एक्सेलरेशन वगैरह हो गया, ये स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, इस तरह क्वेश्चंस, ये सारे पढ़ा के फिर फिजिक्स की जो थोड़ी बहुत एडवांस टॉपिक्स हैं मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा, वो पढ़ा के हमारी एवरीडे साइंस कंप्लीट हो जाएगी। फिर आ जाएगी हमारी इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर मैं शुरू शुरू में इंग्लिश में जो डिस्कस करता हूँ, वो सबसे पहले आते हैं टेंसेस। टेंसेस पढ़ा के उसके बाद फिर जब ग्रामर होगी, फिर आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप खुद पढ़ना चाहें तो बीए की बुक आफ्ताब अहमद में दिए हुए हैं, वो लाजमी पढ़ें, टू द पॉइंट पे। वो आप पढ़ेंगे, आपकी इंग्लिश मेजॉरिटी इशूज रिजॉल्व हो जाते हैं। वो पढ़ लें और प्रपोजिशन पढ़ लें, फिर पंक्चुएशन पढ़ लें, तीन चीज़ें, चार चीज़ें: टेंसेस, प्रपोजिशन, उसके बाद आपकी
पंक्चुएशन है, और फिर और फिर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर फ्लॉलेस अंग्रेजी लिखनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ें। वो पढ़ के उसके बाद अ, फिर उसके बाद इडियम्स, और मुझे ज़हर लगता है ये पढ़ाते हुए, ये जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, ये आपने खुद भी करने हैं बहुत से। मैं ट्रिक्स बता दूंगा आपको हल्की-फुल्की। फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है जी, ये सारा कुछ पढ़ा पढ़ू के तो ये आपकी हो गई आपकी ये कंप्यूटर साइंस के अंदर। फिर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेजेस हो गई। ठीक है जी, वो सारी की सारी पढ़ा के उसके बाद फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटर्स, फिर उसके बाद एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इसके जो शॉर्टकट्स हैं, इसकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी, फिर मॉडेम, इंटरनेट। ठीक है, फिर एआई और इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ कंप्यूटर के अंदर हो गया। ठीक है जी, और कौन सा सब्जेक्ट बच गया है? सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आप सवाल पूछते जाए मुझसे। एडीएमओडी तो अभी अनाउंस नहीं हुआ, सनाउल्ला, सादुल्ला। वो मैं सेशन में ना ये यूज़ करता होता हूँ, ये टैबलेट, ये टैबलेट है, तो इसमें आपको बड़ा आसानी से चीज़ें वो सारी क्लियर क्लियर हो जाती, लिख के क्लियर हो जाती। इसका माइक भी ठीक है। एसडीओस की जॉब बिल्कुल आनी है। टेस्ट सेशन आपसे फ्री होते होते हैं, हम टेस्ट सारे फ्री होते हैं मेरे, आप लोगों के लिए। देखिए, पीरा के अंदर पहले आई थिंक डिफरेंट जॉब्स, ईओ की और आईओ की, वो डिवीजन वाइज फिल हो गई। अब उस डिवीजन में जो लोग नहीं वो कर पाए टेस्ट पास, या एलिजिबल नहीं हो पाए, इंटरव्यू ठीक से पास नहीं हो पाए, उन्होंने दोबारा वहाँ के निकाली है। तो आप उसके अंदर लिखा हुआ है, मेरे पेज पे भी शेयर हुआ हुआ है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट की सीट्स आई हुई हैं। वो डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, अपने डिवीजन के अंदर अप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है। यार, मुझसे क्वेश्चन जब आपका पेपर पास हो जाता है ना, तो इंटरव्यू के लिए को गाइडेंस जरूर ले लिया, अगर मैं फ्री गाइड करता होता हूँ। मेरा बच्चा इंटरव्यू का कभी मार नहीं खाता, ना वो फेल होता है। फीस स्ट्रक्चर के लिए एडमिन से रब्ता कर लें। जी, ये लीला बच्चे, आप टेक्स्ट कर दें एडमिन को, मैं कह देता हूँ उन्हें। इंग्लिश ऐसे होता है, लेकिन कितने नंबर्स का है, इलेक्शन कमीशन में मुझे उसका सिलेबस भेज दें, मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू बिलाल। ये बिलाल, वो यू आर यू असिस्टेंट एसएनजीएडी? ओके। So I guess you have started your own session of GK. I wish you good luck. खटक साहब, पीरा बिल्कुल उसको लेगी। एडमन से रब्ता कर लें, ये सारे सवाल। ज़ारा फिरोज बट, आप एडमन से रब्ता कर लें, शी विल टेल यू एवरीथिंग। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फर्दर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो थैंक यू वेरी मच। एडमन से रब्ता कर लें। अल्लाह हाफिज़।